हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। वैसे तो हम इसको कहें तो ये 9th और 11th क्लास के लिए होगा। 9th क्लास में जो है हम बेसिक सीखते हैं उसके बारे में, और 11th में थोड़ा विस्तार से आता है। और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें और उसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो उसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए अपना टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भाई आज का हमारा टॉपिक होगा। आप लोगों को पता होगा हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट जो है ये फैला हुआ, पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एक युवा पर्वत श्रृंखला है। युवा पर्वत श्रृंखला भाई, ठीक है, जिसका निर्माण अभी हुआ है, यानी कि एक नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से गिना जाता है। विश्व की सबसे नवीनतम, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला अगर किसी कोई है तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये है कि ये जो है एक वलित पर्वत श्रृंखला भी है। वलित पर्वत श्रृंखला जिसके बारे में हम एक वीडियो में इसके ऊपर पहले बना चुका हूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, कौन सी सिद्धांत इसके निर्माण के बारे में बताता है। तो उसके अंदर हमने वलन के बारे में पढ़ा था। वलन एक बल होता है जो दोनों किनारों पर लगता है, तो बीच वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। तो हमारी क्या लाइन बनती है कि नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के उत्तरी सीमा की ओर फैला हुआ है। और उत्तरी सीमा में किस प्रकार, उत्तरी सीमा में ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर फैला हुआ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हमने पढ़ा था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, वो जो इसके बारे में बताता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भाई। और उसके अंदर हमने प्लेटों के बारे में पढ़ा था कि जो भूखंड है उन भूखंड के टकराव से इसका निर्माण हुआ था। हमने पढ़ा था कि एक टेथिस सागर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इससे पहले टेथिस सागर था वहां पर, और टेथिस सागर के निर्माण, जब वहां पर टेथिस सागर था तो उसके अंदर अनेक अवसाद और तलछट जमा होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद यूरेशियन प्लेट के साथ, यानी कि यूरेशियन भूखंड के साथ हमारा जो भारतीय जो प्लेट थी, यानी कि जो हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट पड़ी थी, वो प्लेट उत्तर की तरफ जाती है। और जब वो आपस में टकराते हैं तो टेथिस सागर का क्या बन जाता है, एक मोड़दार पर्वत बन जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर इसके बारे में जाने तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज तक रुकी हुई नहीं है। ये प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चल रही है प्रक्रिया, ठीक है। आज भी हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो होता आ रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तर से पश्चिम से लेकर के पूर्व में फैला हुआ है। तो जो इसकी ये लंबाई बनती है पश्चिम से पूर्व की, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो इसकी लंबाई बनती है वो बनती है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कितने में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर में। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बनती है इसकी 150 से लेकर के 400 किलोमीटर, यानी कि इस प्रकार, ठीक है। 150 से लेकर के ये 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 150 से 400 का मतलब क्या है कि जैसे पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये मोटा नजर आएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाना शुरू करते हैं तो इसकी मोटाई जो होती है, यानी कि जो चौड़ाई है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो लगभग औसतन निकाली गई है वो कितनी है, 150 से लेकर के 400 किलोमीटर। और लंबाई कितनी आएगी, 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो हिमालय पर्वत को, आज जो हिमालय पर्वत पढ़ने वाले हैं, हिमालय पर्वत का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है समानांतर और दूसरा होता है प्रादेशिक विभाजन। हिमालय पर्वत को
दो प्रकार से पढ़ा जाता है भाई। एक पढ़ा जाता है समानांतर विभाजन और दूसरा होता है उसका प्रादेशिक। तो हम आज प्रादेशिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे समानांतर के बारे में, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इसका किस प्रकार विभाजन किया गया है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि इस ऊपर से लेकर के और नीचे वाला जो पोर्शन है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और उसके आधार पर हम आज जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं समानांतर पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो इसमें कहता है सबसे पहले आता है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है भाई, 4 भागों में बांटा जाता है इसे। और इसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसे तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं, तिब्बत क्षेत्र, ठीक है, या तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय भाई अपना, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर बृहत हिमालय, या हम अब बोले तो इसे बोलते हैं महान हिमालय, बृहत हिमालय या महान हिमालय। तीसरा है अपना लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। नंबर 4 है बाह्य हिमालय या उप हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, इसीलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तब जाकर के हिमालय का जो समानांतर हम विभाजन कर रहे हैं, जो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ रहे हैं, तभी समझ में आएगा। एक बार वीडियो को देखें, जब दोबारा इसको देखें तो अपने साथ अपना पेज और पेन लेकर के जरूर बैठें, ताकि इन चीजों को आप नोट कर सकें। तो आइए इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो इसमें आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय भाई। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे इस प्रकार, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, फिर उसकी दूसरी श्रृंखला, फिर तीसरी श्रृंखला, ठीक है, और फिर चौथी। इस प्रकार पढ़ेंगे हम अलग अलग श्रृंखलाओं में, यानी कि 1 श्रृंखला, 2, 3 और 4, इन चारों श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में बेसिक दे रखा है, तो इसमें 3 श्रृंखलाओं के बारे में बता रखा है, नीचे वाली, ऊपर वाली का जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन 11th क्लास में या फिर आगे चल करके जब अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो इसके अंदर चारों का वर्णन दिया हुआ मिलता है। और जो सबसे ऊपरी जो श्रृंखला है उसका नाम है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। और इसमें सबसे पहले इसकी विशेषता क्या पढ़ेंगे हम, कि ये जो है महान हिमालय के उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर में है भाई। यानी कि वो कहां पर है, ये 1 और 2, वो यहां पर महान हिमालय पर बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि ये जो है ट्रांस हिमालय ये इसके उत्तर में है, क्योंकि देखो ये इसके नॉर्थ में हो गया ना, जो यहां पर है उसका नॉर्थ ऊपर है, तो ये कहता है ये महान हिमालय के उत्तर में है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें दूसरी, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो होता है अवसादी चट्टानों से। इसका जो निर्माण है वो अवसादी शैलों से हुआ है, ठीक है। ये अनेक नदियों का जन्म स्थान भी है या जन्म स्थल भी है, नदियों का जन्म स्थल। इसके अंदर से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सांगपो नदी निकलती हैं। ये इन नदियों का क्या है, जन्म स्थान भी है। इस पर्वत श्रृंखला के अंदर से ये नदियां निकलती हैं। तिब्बत का क्षेत्र बोला ना, तो वही वहीं से निकलती हैं ये नदियां, और यहां से इन नदियों का उद्गम होता है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि इस पर्वत श्रृंखला के अंदर यानी ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो वो पर्वत श्रेणियां पढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले आता है कराकोरम, लद्दाख, इसको इसी प्रकार सीरीज में याद रखें, जास्कर, और उसके बाद एक आती है पीर पंजाल आती है। लेकिन पीर पंजाल जो है वो इस लघु और मध्य हिमालय का भाग है भाई, ठीक है, पीर पंजाल। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1% दिया हुआ मिलता है कि इन चारों को क्रम में लगाइए उत्तर से दक्षिण में, तो इसी प्रकार लगाया जाता है। सबसे पहले जो ऊपर होती है वो कराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और नंबर 4 है पीर पंजाल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पीर पंजाल नहीं है, पीर पंजाल किसी में आएगी, लघु और मध्य हिमालय में आती है, ये ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो यहां पर कौन कौन सी श्रृंखला आएगी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक अपनी जहां पर शिव शंकर भगवान विराजमान है, कैलाश पर्वत श्रेणी भी जो है वो इसी का पार्ट है भाई, किसका, ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं।
कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो इससे ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। अब हम जानेंगे इस कराकोरम के बारे में। जो कराकोरम है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसे जो है एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इसके अंदर जो है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहीं पर पाई जाती है, इस कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है गोरीनंदा पर्वत, इसे गोरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है, किसकी? K2 की, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन की, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर, इसे नोट कीजिए, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये जो पोर्शन है हमारा ये आता है पीओके के अंदर। मैं पेज पलट लेता हूं एक बार। जो हमने पढ़ा कि जो K2 वाला जो हिस्सा है जो कराकोरम श्रेणी के अंदर आता है वो हिस्सा अब पीओके में आता है। पीओके आपने सुना होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है हम उसे बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है जो K2 है, ठीक है। अगर इस मैप में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखिए ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इसके समानांतर यहां पर हम दिखाएंगे कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। पर्वत अब बना लेना भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है ये। और जो K2 है वो यहां पर आएगा, K2, ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा K2। और ये जो हिस्सा है ये किसके अंडर में आता है? इसके ऊपर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये हिस्सा है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो यहां पर एक हमारे कुछ ग्लेशियर आते हैं, भारत के जो प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं उनके अंदर सबसे जो प्रसिद्ध है सियाचिन ग्लेशियर, आपने नाम सुना होगा। विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भाई सबसे ऊंची जगह है जंग के मैदान की, ठीक है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो सियाचिन अक्साई चीन को जो अलग करता है उसके बीच में सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर आज भी हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो यहां पर अपने ड्यूटी दे रहे हैं, तैनात हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के अलावा इसमें बियाफो ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर और एक है स्पार ग्लेशियर। स्पार ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बियाफो और बालतोरा और स्पार ग्लेशियर, इसके अंदर 4 ग्लेशियर हैं। K2 जो है वो यहाँ की काराकोरम के अंदर एक पर्वत श्रेणी है। अब इस काराकोरम के बारे में ये ऊपर की तरफ ऐसे आती है यहाँ ऊपर से, तो ये कहता है ऊपर की तरफ जब हम यहां से जाएंगे तो ये ऊपर चल करके पामीर ग्रंथि, आपने सुना होगा, संसार की छत, पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ या पामीर ग्रंथि के साथ ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इसके इस तरफ जो है वो है हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला, हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और यहां पर जो है इस तरफ ये कैलाश पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ रखी है, और यहां पर आएगी कुनलून पर्वत श्रृंखला, कुनलून पर्वत श्रृंखला, इस तरह इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, कुनलून पर्वत श्रृंखला। लेकिन ये इसमें नहीं है, भारत का पोर्शन में नहीं है, ये पामीर ग्रंथि के साथ काराकोरम जो श्रृंखला है ये मिल जाती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व की तरफ जो ये है ये किसके साथ मिल जाती है? यहां पर पर्वत कैलाश पर्वत श्रेणी के साथ मिल जाती है। तो ये था अपना ट्रांस हिमालय। इसके अंदर हमने कराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ा, K2 के बारे में पढ़ा, पामीर ग्रंथि के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम अपना जो दूसरा हमने नाम लिखा था वो है बृहत हिमालय, यानी कि महान
हिमालय भाई, भरत हिमालय और महान हिमालय को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू देखिए सेकंड पोर्शन, भरत हिमालय, महान हिमालय। इसके काफी नाम हैं। इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, और इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। ये एक लगातार लंबी, एक लगातार फैली हुई और ऊंची श्रृंखला है। तो इसका सबसे पहला हम क्या लिखेंगे कि ये एक सतत यानी कि लगातार व ऊंची पर्वत श्रृंखला है भाई, ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सतत व ऊंची पर्वत श्रृंखला। अगर हम इसकी बात करें तो कहता है कि ये जो है 6100 किलोमीटर, सॉरी 6100 मीटर, या इस पर्वत जो ये इस प्रकार जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला हमारी जो भरत हिमालय है, ये कहता है कि ये इसके ऊपर पाए जाने वाले जो पर्वत है ना, उनकी जो औसत हाइट है, समझ में आया? जो ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार फैली हुई है पश्चिम से पूर्व की तरफ, कहता है इसके ऊपर जो पर्वत पाए जाते हैं, जो पर्वत चोटियां हैं, कहता है उनकी जो औसत जो हाइट है ना वो 6100 मीटर है, यानी कि लगभग 6000 मीटर ऊंचे यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें हम, तो वो चौड़ाई बनती है 120 से लेकर के 190 किलोमीटर, 120 से लेकर के 190 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है भाई, ठीक है? कहीं पर पतली तो कहीं पर मोटी। 120 से 190 ये इसकी औसत चौड़ाई है, ठीक है? किसकी चौड़ाई है? भरत हिमालय की। और इसके पर्वतों की जो औसत हाइट है वो कितनी है? वो बोली जाएगी 6100 मीटर, यानी कि ये औसतन 6100 मीटर ऊंचा है। अब यहां पर बात करते हैं तो ये कहता है कि ये जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर के बना है, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से मिलकर के बना है। ग्रेफाइट और निस जैसी जो शैलें हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये है कहां पर, तो वो जो है ये जब भारत के अंदर से सिंधु नदी जो प्रवेश करती है, इस सिंधु नदी से लेकर के और यहां ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, कहता है इस मोड़ तक, इसके मोड़ तक जो है ये फैली हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? एक फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखला इस प्रकार, ठीक है भाई? सतत और ऊंची पर्वत श्रृंखला जो हमने पढ़ा है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आगे कहता है कि यहां पर विश्व के लगभग सभी सर्वोच्च शिखर जो हैं यहीं पर पाए जाते हैं, विश्व के सर्वोच्च शिखर। और विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो भी इसी का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद भारत के अंदर है एक, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भी यहीं पर पाया जाता है और इसकी हाइट है 8598 मीटर भाई, ठीक है? उसके बाद 2 और नंबर 3 नंगा पर्वत, ये भी भारत का ही है, नंगा पर्वत, ठीक है? इसकी जो हाइट है वो है 8126 मीटर, 8126 मीटर। उसके बाद नंबर 4 है नंदा पर्वत, और जो नंदा पर्वत की जो हाइट है वो है 7817 मीटर, इसकी हाइट है 7817। नंबर 5 अगर हम बात करें तो वो आएगा कामेट या कामेत, ये बुक में दे रखा होगा, 9th एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा और 11th एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। और नंबर 6 है नामचा बरवा। इन दोनों की जो हाइट है वो लगभग सेम है, ठीक है? 7756 मीटर, ठीक है? तो ये जो है विश्व के कुछ ऊंचे जो शिखर हैं वो इसी के अंदर, इसी पर्वत श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? मैं दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, इसमें देख लीजिए, एक साफ है यहां पर जो है। पहले हमने माउंट एवरेस्ट देखना है, तो माउंट एवरेस्ट जो है हमारे सिक्किम बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर पर आता है, तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है? हमारे सिक्किम के अंदर हम कंचनजंगा को दिखाएंगे, ठीक है? नामचा बरवा यहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है? और उसके बाद उत्तराखंड में दिखाएंगे हम नंदा देवी, ठीक है?
और नंगा पर्वत जो होगा वो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाया जाएगा भाई। ठीक है, नंगा पर्वत ये हो गया, नंदा देवी ये हो गया, ये माउंट एवरेस्ट हो गया, और ये हमारा कंचनजंगा और ये नामचा बरवा। ठीक है, ये पर्वत यहां पर पाए जाते हैं। अब आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में और बता देता हूं एक बार। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने में सफल हुई थी। बछेंद्री पाल जो 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। ठीक है, तो भारत हिमालय के अंदर हमने उसकी ऊंचाइयों के बारे में जाना, कुछ पर्वत शिखरों के बारे में जाना है। अब हम आगे शुरू करते हैं अपना तीसरा पोर्शन, और वो तीसरा है अपना निमन या लघु हिमालय। तो हमारा तीसरा है निमन और लघु हिमालय, निमन या लघु हिमालय। निमन और लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसको, ये जो है ये महान हिमालय के दक्षिण में है। महान हिमालय को अगर हम लेकर के चले तो हिमालय कहां पर आता है? दक्षिण में आता है। ये ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, और फिर ये निमन और लघु हिमालय हो गया। महान हिमालय के उत्तर में तो ट्रांस हिमालय हो गया, और जो महान हिमालय के दक्षिण में है वो क्या है? वो है अपना निमन या लघु हिमालय। ठीक है, अब इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो इसके अंदर जो ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के जो है इसके अंदर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर की होती है, 60 से 80 किलोमीटर की। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक कटी छटी जगह है, कटी छटी पर्वत श्रेणी है। कटी छटी क्यों है? क्योंकि जब महान हिमालय के अंदर से जो नदी गुजर करके और मैदानी भाग की तरफ चलती है तो उन्होंने इसको क्या कर दिया है? काट छाट दिया है। तो एक कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। अगर इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो यहां पर कहता है कि इसके अंदर 5000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। 5000 मीटर से ऊंची चोटियां यहां पर पाई जाती हैं। इसमें कहता है कि ऊंचाई के कारण कहता है शीत ऋतु के अंदर जो हमारा महान हिमालय था और ट्रांस हिमालय वहां पर बर्फ गिरती रहती है, लेकिन कहता है यहां पर अगर मौसम की बात करें हम तो शीत ऋतु में 3 से 4 महीने जो है यहां पर बर्फ गिरती है, और बाकी जो ग्रीष्म जो ऋतु होती है उस समय यहाँ का मौसम सुहावना होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है भाई। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक मौसम होता है, बड़ा ही सुहावना मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और आप लोगों ने सुना भी होगा पहाड़ी नगरों के बारे में। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, कश्मीर की घाटी जो है, कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं इसी निमन हिमालय और लघु हिमालय के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी का ये पोर्शन है भाई, इसी के अंदर आते हैं जहां पर हम घूमने के लिए जाया करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा एक सबसे जरूरी रहता है वो है कि इसके अंदर जो पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, ये इसी का हिस्सा है। महाभारत पर्वत श्रेणी जो है वो सभी की सभी पर्वत श्रेणियां इसी का भाग हैं। और ये एक पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। ठीक है, कश्मीर के अंदर स्थित पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये था हमारा निमन हिमालय। अब बात करते हैं नंबर 4 है अपना लास्ट, और उसको हम बोलेंगे बाह्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, या फिर हम उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है ये सबसे बाहरी यानी कि आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय है। यानी कि इसके खत्म होने के बाद ये वाली, इसके खत्म होने के बाद पर्वत श्रृंखला के नीचे जो है अपना उत्तरी मैदान जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये दक्षिणतम हिमालय है, सबसे आखिरी हिमालय है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 600 से लेकर के 1500 मीटर भाई। ठीक है, और चौड़ाई आएगी 10 से 50 किलोमीटर की जो है इसकी औसत चौड़ाई होती है। 600 से 1500 मीटर क्या है इसकी औसत लंबाई है, और 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो है जो नदियां आती हैं उन नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इनके बीच में कहता है कि इनके बीच में पाई जाने वाली जो घाटियां होती हैं
उनके अंदर बजरी का और जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप भी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का, बजरी और जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप भी उन घाटियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और उनके अंदर इस प्रकार ये पाया जाने के कारण उन घाटियों में एक चौरस तल पाया जाता है जहां पर शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि घास के मैदान भी पाए जाते हैं और जो खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है और खेती की जाती है, कृषि की जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है और खेती होती है तो वहां पर जनसंख्या जो है वो भी सघन पाई जाती है। ठीक है, और अब इनके नाम देख लेते हैं। तो पश्चिम में इस प्रकार के क्षेत्र को दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, और दून का मतलब देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। और उत्तराखंड में जो है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें स्पेशल, तो कहता है उत्तराखंड के अंदर इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से उत्तराखंड के अंदर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जैसे हिमालय खत्म होता है फिर हमारा एक दलदली क्षेत्र शुरू हो जाता है शिवालिक हिमालय के बाद, उसको हम तराई प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, और वो दलदली क्षेत्र है, वन से ढका हुआ क्षेत्र है। उसके बाद हमारा उत्तरी मैदान जो है वो कंप्लीट शुरू हो जाता है। वो लास्ट का जो हिस्सा है शिवालिक का, वो एक पर्वत पदीय क्षेत्र है, यानी कि जो पर्वत के जो गिरिपद होते हैं, जिनको गिरिपद बोलते हैं, वो क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है। प्रादेशिक ये हमारा जो था हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में कुछ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए या पर्सनल मैसेज करके आप इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, इनका जो प्रादेशिक जो हिमालय है उसका हम दूसरी वीडियो में वर्णन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी हो गई है, तो काफी टाइम तक आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो प्रादेशिक विभाजन बाद में करेंगे। थैंक यू।